हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सभी जो 64 पोस्ट का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, यानी इस बुक का सेट नंबर 2 है, लेकिन मैंने 2 सेट अभी तक कंप्लीट करा दिया है। वही आपका तीसरा नंबर सेट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को देखिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कमेंट कीजिए, तब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। जितना ज़्यादा व्यू और जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा, आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेंशन में मत रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये 64 पोस्ट का मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में कैसा सवाल आया था आप लोग देखिए थे। पहला नंबर सवाल है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा, ये पूछा जा रहा है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही जवाब बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, इसके बारे में पूरा अच्छे से हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में। इन्होंने भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना 1970 में किया गया था इन्हीं के द्वारा। इसलिए इनको भारत का टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1991 में पद्म भूषण, और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, इसलिए इनसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए 15 अगस्त 2023 को। इसलिए जो करेंट अफेयर में जितने भी चीज़ बनते हैं हम लोग को याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करेंट अफेयर हम लोग को कवर नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन में 10 से 8 सवाल हम लोग को गलत हो जाए। करेंट अफेयर पता चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष काफ़ी इजी लेवल का सवाल पूछा हुआ था 64 पोस्ट में। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके अथवा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी और हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। तो पूरा अच्छे से मैंने क्लियर करा दिया। इनसे आप लोगों को बाहर सवाल नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इस बुक को जितने बार पढ़िएगा उतना बार आप लोग के लिए कारगर रहेगा। चलिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था कि मनाया जाएगा? तो स्टॉकहोम में बैठक के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून को हर साल मनाया जाएगा। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1974 में मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूएनईपी कहा जाता है, इसका संयुक्त गठन राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुए कॉन्फ्रेंस के परिणाम 5 जून 1972 को इसका गठन किया गया। किसका? यूएनईपी का गठन किया गया 5 जून को, इसलिए मनाया। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। ध्यान रखिएगा, एमिशन गैप रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनईपी का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है और यूएनईपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। ये सब जितने भी वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट है, एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट, सब इसी के द्वारा ही जारी किया जाता है। चौथा नंबर सवाल देखिए, आज भी मैं 50 क्वेश्चन तक कराऊंगा, जिससे वीडियो लंबा ना हो। आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ है? रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। 1992 में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक के लिए जुड़े तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग छठा नंबर ने यहाँ पे और भी दिया गया है, क्या है? चलिए देखिए, इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। किस योजना को अपनाया गया था? एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन वर्ष 2000 में, मतलब वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। और फिर आता है रियो 20+ सम्मेलन वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था, तो देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील के वहीं पे आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमिक पर कार्रवाई के रूप में भागीदारी पेज की स्थापना की गई। अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसे बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कहाँ? जापान में। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ? जापान में। कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए, यानी कार्बन के जितने भी उत्सर्जन होते हैं उसको कम करने के लिए 1997 में इसको अपनाया गया था। चलिए, हम लोग 5 नंबर सवाल, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन रहता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको करवाने का प्रयास करूँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा 2026 का? तो सबको जानते हैं, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, इन 3 देशों में फीफा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है, ऑप्शन नंबर बी। ये सही सवाल इतने आसान है कि लड़का ने एक बार देखकर बना गया। देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इसको सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अगर बोलेगा आप लोग इसकी ये जो सेरिब्रम है,
वो किस मस्तिष्क का भाग है, तो ये आप लोग का अग्र मस्तिष्क का भाग है, ध्यान रखना है। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, पहला है सेरेब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है, फिर आप लोग का दूसरा है डायनफेलॉन और प्रमस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, प्रमस्तिष्क और डायनफेलॉन। चलिए हम लोग प्रमस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जहाँ संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा अकेले है इसमें। तो जो प्रमस्तिष्क है ये पूरे संपूर्ण यानी पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा है। मानव की किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण करने की, घृणा, भय, प्रेम, अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण इसी के द्वारा ही आप लोग का किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रमस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोग का कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रित करता है। एक है डायनफेलॉन, तो यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के अभ्यास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। स्क्रीन के सामने है। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, तो लोकसभा का 15% मंत्रिपरिषद का आकार होता है। अगर लोकसभा में कितनी 543 या 545 सीट है, उसका 15% ही आप लोग का मंत्रिपरिषद लोग बनेगा। और ये चीज़ राज्यसभा में, राज्य के विधानमंडल में भी ये अनुसंधान किया गया है, और ये किया गया था 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। चलिए हम लोग अच्छे से, हाँ एक और बात है कि दिल्ली विधानसभा में 10% ही मंत्रिपरिषद है, अपवाद है। और एक और बात कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से ज़्यादा होना चाहिए। एक है DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, तो चालक रहित विमान है। चालक रहित विमान है। यहाँ पे देखिए कि DRDO का स्थापना कब हुआ था, 1958 में DRDO का स्थापना किया गया था, और ये तीनों को अपनाया गया था। इतना में अपना दिया गया था, वायुसेना द्वारा, थल सेना द्वारा, जल सेना द्वारा। अगर पूछे कि DRDO क्या अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत है DRDO के अध्यक्ष। देखिए मैं आपका ज़्यादा समय ना ले, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो आप लोगों को लगे कि पूरा किताब पढ़ना है तो PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग बोलिएगा कि मेरे को PDF चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सीबो झील कौन है, तो बिहार की सबसे ऑक्सीबो झील कांवर है। बिहार की सबसे ऑक्सीबो झील कांवर झील है, जो कि कांवर झील कहाँ है, तो बिहार में है। यहाँ पे सर्च लिखा गया, बिहार के बेगूसराय जिले में है कांवर झील। सभी चीज़ आप लोगों को पता होगा। एक और बात कि कांवर झील को बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है, और कांवर झील भारत का 49वां है, मतलब कि 39वां रामसर साइट है। 39वां रामसर साइट बिहार में, और पहला मतलब कि भारत में 39वां, बिहार में पहला, भारत में 39वां। एक और है कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, और गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है कटिहार। तो दरभंगा कटिहार में ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। पहला इलेक्ट्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है, तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाएगा द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत बहुत अनुपयोग है, जैसे जलयानों तथा पनडुब्बी के डिजाइन को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्लस हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। ये जो हाइड्रोमीटर है ना, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हम लोग विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, ये तीनों चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। एक और चीज़ है, भारत में माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसमें दिया गया जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आप लोगों को जल्दी बताता हुआ चलूँगा, वीडियो लंबा ना हो जाए। एक है बूढ़ी गंगा किसकी सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंगा गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। ये कहाँ से निकलती है, तो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से एक और बात है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, और ये आप लोग का भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर टोटल 2 नदियाँ बहती है, पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती और नर्मदा, दोनों भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और ये दोनों एस्ट्री का निर्माण करती है, बंगाल या अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को कब मिली, तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। कब हुआ इलाहाबाद की संधि, 1965 में इलाहाबाद का संधि हुआ। 12 अगस्त 1965 को पहला इलाहाबाद की संधि हुई, और इसमें किन के मध्य हुई, तो मुगलों के राजा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के मध्य हुई। और एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, इन दोनों को मध्य हुआ था। ध्यान रखिए, कितना अच्छा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो चुनाव आयोग का उल्लेख भाग 15 के अनुच्छेद नंबर 324 में मिलता है। भाग 15 दिया गया है, 324 से 329 तक दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन चुनाव आयोग ही करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकता है, तो राज्य सूची पर कानून राज्यसभा द्वारा बनाया जा सकता है, और ये 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर हम लोग कानून बना सकते हैं राज्यसभा में। यह शक्ति लोकसभा के पास नहीं है, परंतु राज्यसभा के पास है। चलिए हम लोग
यहाँ से देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे धन विधेयक अनुच्छेद 110, ये 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है धन विधेयक राज्यसभा को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा मैं आप लोग को बताऊंगा। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है ऑप्शन नंबर सी 67.7 से पूर्व से 57.25 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसको कि आप लोग ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार माथा गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बुध, पूर्वी पश्चिमी ज़्यादा पूछता है, पश्चिमी गुहार मोती गुजरात और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। सभी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन है, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको संताप मंडल कहा जाता है, ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। पहला क्षोभ मंडल आता है, फिर दूसरा संताप मंडल आता है, फिर तीसरा मध्य मंडल आता है। ये सभी चीज़ आप लोग का यहाँ दिया गया है। जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। और क्षोभ मंडल को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा ये सभी इसका अन्य नाम है। और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कितना नंबर सवाल था, 18 के बाद 19। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है, तो सीता माता की जयंती मनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी के अनुसार सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन सीता माता की जयंती के रूप में। तो सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है, तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के मनाया जाता है, नवमी को मनाया जाता है। सीता माता की जयंती नवमी कब आता है। 20 नंबर सवाल है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को पछाप बादल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। पछाप बादल को ही सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। काफ़ी अच्छे सवाल देखने को मिले थे दरोगा के एग्जामिनेशन में। पछाप बादल क्या है, तो सबसे ऊपरी भाग को पछाप बादल। यहाँ से हम लोग 21 नंबर सवाल की ओर जल्दी कवर करेंगे। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए नीला ग्रह तो अर्थ को भी कहा जाता है, लेकिन अर्थ नहीं है ऑप्शन में, तो नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस होता है, इसलिए ये लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसी कारण ये नीला दिखाई देता है नीला ग्रह। और यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना होता है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान होता है। इसमें प्रमुख उपग्रह कौन है, तो ट्रिटोन और नेरीड इसका उपग्रह है। एक और बात, शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सभी चीज़ आप लोग जानते होंगे। किसकी गति के नियमों का प्रतिपादन किया, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो उसका नाम है न्यूटन ने किया था। गति के नियमों का प्रतिपादन 1684 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में किया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण में, इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अपघटक को ही प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। ये जितने भी होते हैं परजीवी होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। कब हुआ था, 1992 में हुआ था यह 73वां संविधान संशोधन। भाग 9 में 343 से 343 इन तक प्रावधान, तो 73वां संविधान संशोधन 243 9 तक प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इस सूची में पंचायतों में कुछ 29 विषय हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। और कुछ 5-6 समितियाँ हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1997 में आया था, और 1977 में अशोक मेहता समिति, GK राव समिति 85, LN सिंघवी समिति 86, तुंगन समिति 88 और गडगिल भी 88। ये सभी पंचायत राज की समितियाँ हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं इनसे सवाल। चलिए 26 नंबर सवाल है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको अनुच्छेद नंबर 300 में जोड़ दिया गया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना है। चलिए 27 नंबर सवाल है, बर्फ़ क्या है। तो बर्फ़ आप लोग आणविक ठोस है, जिसको ठोस कहा जाता है, बर्फ़ ठोस है। तो ऑप्शन छांट के आप लोग बना लेते हैं इसको। सर्वोच्चता के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा प्रकाशित किया गया था सर्वोच्चता का सिद्धांत, लॉर्ड हेस्टिंग। 28 नंबर कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। इसका सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो पहले अस्थायी। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए आप लोग, संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष बोलेगा इसमें 2 कंडीशन है, अस्थायी और अस्थायी। तो पहला अध्यक्ष बोलेगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला अध्यक्ष हो जाएगा अस्थायी के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी था। अस्थायी राजेंद्र प्रसाद था,
और ये जो पहला अस्थायी सदस्य था इसको 2 दिन बाद हटा दिया गया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अब बोलेगा पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। तो सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखना है आप लोग। अस्थायी अस्थायी भी आप लोगों को पता होगा। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट समितियाँ उनके अध्यक्ष ध्यान रखना है। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति नेहरू थे। प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति अम्बेडकर थे। संघ शक्ति नेहरू थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रध्वज संबंधित राजेंद्र प्रसाद थे। ये जितने भी संचालन समितियाँ हैं, मतलब कि जितनी भी समिति उनको याद रखना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? यंग इंडिया हो जाएगा, महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट जितने भी महात्मा गांधी की पुस्तक हैं एक बार देख लेते हैं। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, एथिकल रिलीजन, पाथ टू गॉड, पाथवे टू गॉड, ये सभी महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट पुस्तक ध्यान रखिए। और एग्जामिनेशन में महात्मा गांधी से इतना सवाल आता है, पागल हो जाएगा आप लोग। और महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं हैं, ये आप लोग PDF में पढ़िएगा। चलिए, लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट लग जाता है। 32 नंबर सवाल, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया? तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लवों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। इसको नरसिंह वर्मन प्रथम कहा जाता है, उसी के द्वारा ये बनाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम। कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। किस ऐप को RPF द्वारा बंद कर दिया गया? तो रियल मैंग्रो को बंद कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 73%। ऐसे 74 है, लेकिन 73 ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। भारत की पुरुष साक्षरता दर बोलेगा तो 82.14 है। अगर भारत की महिला साक्षरता दर 65.46 है। भारत का लिंग अनुपात 943 है। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। तो देखिए शिशु 919 943। भारत का जनसंख्या घनत्व 342 है। भारत का जो बिहार की साक्षरता दर 61.8 है। और बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2 और महिला साक्षरता 51.5। बिहार का लिंगानुपात 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935। बिहार का जनसंख्या घन 1106। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिहार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को आता होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य में है? तो तासीगंज जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो एक गोंडवाना की शासिका थी रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग है? तो बैक्टीरिया के जनित रोग टाइफाइड हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे। टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, ये सभी टाइफाइड लगी जीवाणु द्वारा रोग होते हैं। तो जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं उसको हम लोग लाइन से देख लेते हैं। पहला हो जाएगा डिप्थीरिया, कोस्ट, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, सिफिलिस और एक है गोनोरिया। ये आप लोग का इसके द्वारा होता है। तो ये आप लोग का यौन संचारित है, ये जो कि शारीरिक संपर्क के आने से होता है ये रोग। हैजा, निमोनिया, क्षय रोग, ये तीनों ही टाइफाइड से संबंधित है। ये सभी जो है दिए गए हैं। तो टाइफाइड नहीं, मतलब कि जीवाणु जनित रोग है, तो आप लोगों को ध्यान रखना। अब हम लोग वायरस के द्वारा जितने भी अनेक रोगों हैं उसको देखते हैं। तो वायरस में हेपेटाइटिस, खसरा, चेचक, हर्बीज, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, तो ये सब याद हो गया। देखिए याद कैसे होगा? आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन जब लगाएंगे ना तो आप लोग को याद हो जाएंगे, फट से याद होंगे। देखिए मेरे को ऐसे बैक्टीरिया वाला पूछेगा तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ। डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, निमोनिया, हैजा, क्षय रोग, क्षय जिसको TB बोला जाता है, प्लेग, सिफिलिस, इसे भी बैक्टीरिया द्वारा है। अब पूछेगा वायरस के द्वारा तो चेचक, रेबीज, डेंगू, एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, खसरा, हेपेटाइटिस, विषाणु यानी विषाणु के द्वारा होता है। कवक के द्वारा रोग देख लेते हैं। तो वो कवक में कौन कौन से रोग होते हैं? पहले है दाँत, खाज, खुजली और एथलीट फूट, दाँत और मधुरा फूट, खाज, ये सभी कवक के द्वारा पाया जाता है। चलिए यहाँ पे विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। पहला है रतौंधी। तो रतौंधी से कौन सा रोग होता है? विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। B1 की कमी से बेरी होता है। B3 की कमी से पेलागड़ा होता है। B11 की कमी से पेचिस होता है। D की कमी से रिकेट्स होता है। K की कमी से हीमोफीलिया में क्या होता है? तो खून का थक्का हम लोग में नहीं जमता है। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक हो जाएंगे उदाईन है, जो पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था, उदाईन। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6। कितना आसानी से सवाल है, इसे बनने वाले सवाल थे। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से। इसके बारे में देख लेते हैं। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है, शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग 1964 में सरकार के द्वारा दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का किया गया था। कोठारी उस समय
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष थे, समझे हैं। चलिए, तो उस समय यूजीसी के अध्यक्ष, इसलिए उनका नाम रखा गया। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आप लोग का नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब बोलेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई। तो ये सभी आप लोग को ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन, 42 नंबर क्वेश्चन है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषा को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। इसमें से देखिए, भारत के संविधान में मूल 8 भाषाएं थी, लेकिन 14 भाषा थी जो कि 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। मूल संविधान में 14 भाषा शामिल था, और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 द्वारा शामिल किया, यानी जोड़ा गया। फिर उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जोड़ा गया। फिर आया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया। ये तीनों संविधान संशोधन याद रखना है। पहला 21, दूसरा 71, फिर दूसरा तीसरा 92। तो तीसरा अपने तीनों याद रखना है, 21, 71। और कब कब है? तो 21वां किया गया था 67 में, 71वां 92 में, और फिर 92वां 2003 में। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया गया। चंद्रयान के लैंडर का क्या नाम है? विक्रम नाम है। चंद्रयान के लैंडर का नाम विक्रम है। विक्रम को ही लैंडर कहा जाता है। चलिए, यहाँ से 44 नंबर सवाल है। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित? किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित। अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन जीता है बताइएगा आप। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। पिच मत मारिएगा, टोन हो जाएगा आंसर। कैसे होगा देखिए, समझते हैं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। ध्वनि की गुणता और अभिलक्षण है जो हमें सामान्य तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायक। अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को टोन यानी देखिए नोट कहते हैं। नोट यानी स्वर, और सुनने में सुखद होता है, नॉइस। कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। बोलेगा ध्वनि का चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? दिया गया है ध्वनि का चाल आवृत्ति पर इसका कोई प्रभाव। 46 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो मानव हार्मोन इसमें से कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, कैल्सिटोनिन है, लेकिन साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। ये एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। ध्यान रखिएगा, जो प्लांट हार्मोन है वो एब्सेसिक है, सभी हम लोग का प्लांट हार्मोन है। अब हम लोग 47 नंबर सवाल तक जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थलों में सबसे बृहत स्नानागार पाया गया है? सबसे बड़ा स्नानागार बोला जा रहा है तो मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार देखने को मिला है। अब बोलेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कनिष्क को हराने वाली चीनी जनरल कौन था? तो पांचाओ था, जो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। बोलेगा किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। और इसी ने 78 ईसा पूर्व में अपने राजारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संबंध चलाया। बोलेगा किसके द्वारा शक संबंध को चलाया गया? तो कुषाण के राजा कनिष्क के द्वारा शक संबंध चलाया गया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। कब से लिया जा रहा है? तो इसमें दिया गया है कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर थी, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। दूसरी मथुरा, पहला पेशावर। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर को वहाँ पे स्थापना किया। तो इतने सारे सवाल कनिष्क से बन सकते हैं। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया आप लोग जानते होंगे, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बजरंग पुनिया। और ये कुश्ती करते हैं बजरंग पुनिया। जितने भी अन्य खेल संबंधित हैं आप लोग ये सब जानते होंगे कि भावना पटेल एक है रवि कुमार दहिया कुश्ती, मीराबाई चानू भारोत्तोलन। सभी जितने भी खेल से संबंधित लोग हैं उनके नाम याद रखने चाहिए। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद लोकसभा खुद इसको पारित कर देगा। तो मैंने 50 तक आप लोगों का सवाल कराया है। 50 के बाद आप लोग का जो सवाल आएगा ना 50 से 100 तक, वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए और आप लोगों को देखने में सहूलियत हो। ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, 10-5 मिनट देख के आप लोग छोड़ देते हैं। इससे अच्छा छोटा वीडियो ही है, लेकिन आप लोग रेगुलरली रूप से उसको देखते रहें। इससे आप लोग का बेनिफिट, आप लोग के हित में ही काम। तो अगर आप लोग हित चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे वीडियो की ओर। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक और बात, अगर आप लोग को इसका कुछ और चीज़ बोलना है कि आपको पूरा अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।